नमस्कार दोस्तों, एकेडमी ऑफ टीचर्स में आप सभी का स्वागत है। टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस की जो सीरीज चल रही है, ये जो टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस हैं ये BHU बीएड एंट्रेंस में पूछे गए थे और 2008 से लेकर के 2019 तक के क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर कलेक्ट किया हुआ है। इस सीरीज में आप लोगों ने 4 पार्ट्स देख लिए हैं, 5th पार्ट आज हो रहा है। इस सीरीज में मैं आप लोगों को क्वेश्चंस के न केवल आंसर बताऊंगा बल्कि उनको ऐसे एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप उसे अच्छी तरह से समझ सकें, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपके कॉन्सेप्ट और आपकी थिंकिंग पर डिपेंड करते हैं। तो ज़रूरी है कि आपकी थिंकिंग डेवलप की जाए। उसके लिए ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और अंत तक देखें। मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें आप लोगों को मज़ा आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, छात्रों में तकनीकी कौशल को विकसित करने के लिए अध्यापक को चाहिए कि वह मीन्स बच्चों में अगर आपको टेक्निकल स्किल्स या वोकेशनल स्किल्स डेवलप करनी है तो एक टीचर होने के नाते आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। विकल्प हैं, छात्रों को तकनीकी पर प्रबंधन दें, तकनीकी से रिलेटेड जो मैनेजमेंट है उन्हें दिया जाए, कि उन्हें स्वयं करने के अवसर प्रदान किया जाए, मतलब वो खुद करें, एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, अथवा उन्हें तकनीकी दक्षता कौशलों की सामग्री प्रदान कर दी जाए, मतलब उससे रिलेटेड जो उनके टूल्स हैं उसे थमा दिया जाए, वो ले लें वो, अथवा स्वयं तकनीकी दक्षता कौशलों का प्रदर्शन करें। मीन्स आप डेमॉन्स्ट्रेट करें, कर करके दिखाएं कि अगर मान लीजिए आपको दिखाना है कि आपको लाइट कैसे जोड़नी है तो एज ए इलेक्ट्रीशियन आप लाइट जोड़ करके दिखाएं, तो इस तरह का डेमॉन्स्ट्रेशन करें। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा ये होगा, उन्हें स्वयं करने के अवसर प्रदान करें। क्योंकि दोस्तों हमारा जो NCF है वो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच पर बेस्ड है और NCF के अकॉर्डिंग ही आजकल पढ़ाई लिखाई हो रही है। तो NCF कहता है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच को फॉलो करिए। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच को फॉलो करने का मतलब ये है कि बच्चे को एक्टिवली पार्टिसिपेट करने का मौका दीजिए। इसलिए यहाँ पर जो सही विकल्प होगा ये होगा कि उन्हें स्वयं करने के अवसर प्रदान करें। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, छात्रों के चरित्र निर्माण हेतु निम्नलिखित में से कौन सी विधि अधिक प्रभावशाली है। मीन्स आप उनका कैरेक्टर डेवलपमेंट करना चाहते हैं बच्चों के, तो इनमें से कौन सी विधि को आप उपयोग करेंगे। विकल्प हैं, नैतिक मूल्यों पर भाषण देना, मीन्स मोरल वैल्यूज़ जो हैं उन पर आप भाषण देंगे, क्लास में खूब अच्छा सारा लेक्चर दे देंगे। महान व्यक्तियों के जीवन के प्रति शिक्षण करना, अर्थात महान व्यक्तियों के उदाहरणों को आप कक्षा में प्रस्तुत करेंगे। स्वामी विवेकानंद ने किस प्रकार से राष्ट्रीयता को जागृत किया, अथवा स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस प्रकार से वेदों के प्रति और हमारी संस्कृति के प्रति लोगों को जागृत किया। इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार के जो महापुरुष हैं उनके बारे में आप शिक्षण करेंगे कि अच्छे शिक्षक का जीता जागता उदाहरण होना, मतलब आप एक अच्छे शिक्षक का एक एग्जाम्पल प्रेजेंट करेंगे बच्चों के सामने कि अच्छे चरित्र की प्रशंसा करना। तो दोस्तों यहाँ पर जो सबसे अधिक प्रभावशाली विधि होगी वो अच्छे शिक्षक का जीता जागता उदाहरण होना। देखिए, अगर आप अच्छे शिक्षक हैं, आपका चरित्र निर्माण अच्छी तरह से हुआ है, तो आप लोगों को अच्छी तरह से पता है कि बालक जो होता है वो आपसे अनुकरण करके सीखता है। तो अगर आप अच्छे हैं तो आपके गुणों का प्रतिबिंब बच्चों में होगा। तो जिस प्रकार से गुण आप बच्चों में देखना चाहते हैं वो गुण अपने अंदर डेवलप करिए। इस तरह से आप सिखा सकते हैं कि बच्चों का चरित्र कैसा होना चाहिए। इसलिए सही विकल्प होगा तीसरा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगर अध्यापक को किसी चुनौती छात्र का मतलब यह चैलेंज स्टूडेंट, चैलेंज्ड का मतलब यह डिसेबल्ड के साथ व्यवहार करना हो तो उसे चाहिए कि विकल्प हैं, उसके ऊपर दुख प्रकट करे, अथवा उसके साथ सहानुभूति दिखाए, अथवा उसे नज़रअंदाज कर दे, अथवा उसे स्वयं कार्य करने के तरीकों का प्रशिक्षण दे। तो देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प होगा उसे स्वयं कार्य करने के तरीकों का प्रशिक्षण दे। मतलब ये है कि हमें बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाना है। हम उसको इस तरह से ट्रेन कर दें कि वो अपना काम करना खुद सीख जाए, वो अपंग ना रहे, अपने ऊपर खुद पर स्वावलंबी हो जाए, वो दूसरे पर भरोसे मत रहे। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो चौथा विकल्प ही सही होगा। अन्य विकल्प जो है दुख प्रकट कर देने मात्र से उसका कल्याण तो होने वाला नहीं है। सहानुभूति दिखाएंगे तो यहाँ पर थोड़ा हो सकता है आप दया दिखा दें, तो इससे भी कोई फायदा ज़्यादा होने वाला नहीं है। नज़रअंदाज करना तो आपको है ही नहीं, सभी को लेके चलना है। इसलिए सही विकल्प होगा चौथा। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। छात्र अपने शिक्षकों का आदर करते हैं
क्योंकि शिक्षक उनके साथ निम्न प्रकार का व्यवहार करते हैं। मतलब ये है कि अगर आप शिक्षक हैं और आपको आदर पाना है बच्चों से, तो आप किस प्रकार का व्यवहार करेंगे, यह इस क्वेश्चन में पूछना चाहता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि इस टीचिंग एप्टीट्यूड क्वेश्चंस के माध्यम से एग्जामिनर जो है वो आपको चेक करना चाहता है कि आपके अंदर शिक्षक बनने का गुण है कि नहीं। तो दोस्तों, इन्हीं क्वेश्चंस को देखते रहिए और इसी के अकॉर्डिंग अपना चरित्र निर्माण करते रहिए, अपना स्वभाव ऐसे ही बना लीजिए, अपनी थिंकिंग ऐसे बना लीजिए कि आप पूरी तरह से एक शिक्षक हैं। तो अब देखते हैं विकल्प हैं सहनशीलता एवं परवाह का, अथवा प्रभुत्व जताने का, अथवा निर्दयता का, अथवा स्वार्थ का। तो देखिए, शिक्षक का जो सबसे बड़ा गुण होगा ये होगा सहनशीलता एवं परवाह का। सहनशीलता मतलब आप बच्चे की कुछ गलतियों को माफ़ करेंगे, और परवाह करेंगे, उनकी केयर करेंगे, क्योंकि आप एक अभिभावक की तरह हैं बच्चों के। तो इस प्रकार से ये गुण आपके अंदर होना चाहिए, इसलिए सही विकल्प पहला ही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अच्छे शिक्षण का सर्वोत्तम संकेत क्या है? क्या देख करके माना जाएगा कि आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं? विकल्प है कक्षा में छात्रों की अधिक संख्या में उपस्थिति, अगला छात्रों को अधिक संख्या में उस विषय में विशिष्ट प्राप्तांक, अथवा छात्रों द्वारा अर्थपूर्ण प्रश्न पूछना, अथवा कक्षा में एकदम शांति होना। तो अगर यहाँ पर देखें विकल्पों के माध्यम से, तो यही होना चाहिए कक्षा में छात्रों की अधिक संख्या में उपस्थिति। देखिए, अधिक संख्या में उपस्थिति होने का यहाँ परिप्रेक्ष्य ये है, मतलब ये है कि बच्चे आपकी कक्षा को पसंद कर रहे हैं। तो जितना जब बच्चे पसंद करेंगे उतना ही आपकी क्लास में भीड़ होगी, उतने ही बच्चे होंगे। तो अधिक संख्या में उपस्थिति आपके अच्छे शिक्षण का संकेत करती है। अन्य विकल्पों को देखें। प्राप्तांक के आधार पर आप ये अपना कभी भी निर्णय नहीं लेंगे कि बच्चा अच्छा है, अथवा आप अपना भी निर्णय नहीं लेंगे, अपने विषय में भी निर्णय नहीं लेंगे कि आपका बच्चा अगर 100 में 100 पा गया है तो आप बहुत अच्छे हैं। और जो तीसरा है अर्थपूर्ण प्रश्न पूछना, ये अच्छी बात है, लेकिन ये शिक्षण संकेत हो सकता है, लेकिन सबसे अच्छा संकेत पहला ही होगा। पहला विकल्प यहाँ पर सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कक्षा में शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? मतलब ये है कि आपके पढ़ाने का मेन टारगेट क्या है, वहाँ मोटिव क्या है। विकल्प हैं छात्रों को परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु सहयोग करना, दूसरा छात्रों के व्यक्तित्व का विकास करना, तीसरा छात्रों को जानकारी देना, और चौथा है छात्रों की जिज्ञासा को विकसित करना। तो यहाँ पर देखिए, अन्य सभी विकल्पों को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि चौथा विकल्प यहाँ पर सही होगा, छात्रों की जिज्ञासा को विकसित करना। मतलब ये है कि जब आप बच्चों की क्यूरियोसिटी क्रिएट कर देते हैं, तो जब आप बच्चे के अंदर कोई जिज्ञासा होती है तो सीखने के लिए वो तत्पर हो जाता है। और आपके पढ़ाने का मेन टारगेट क्या है? बच्चे को सिखाना। सिखाने के लिए जरूरी है जिज्ञासा, उसे जिज्ञासु बनाना। इसलिए यहाँ पर छात्रों की जिज्ञासा को विकसित करना ये सही विकल्प होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका कार्य शिक्षक के कार्य से मेल खाता है? विकल्प है माली, चौथा है उपदेशक, तीसरा है पोएट, और चौथा है क्रांतिकारी। तो देखिए, यहाँ पर माली और उपदेशक के बीच आपको थोड़ा भ्रम हो सकता है, तो इसको क्लियर कर देते हैं। देखिए, गार्डनर जो होता है वो पौधों को बहुत ही मेहनत के साथ बड़ा करता है, और उनको वो बड़ा होता देखना चाहता है। उसकी जो मेहनत है उस बच्चों में दिखती है। वो प्रसन्न तब होता है जब वो पौधे बड़े बड़े हो जाते हैं। इसी प्रकार से एक शिक्षक होता है, इसीलिए इसको नर्सरी कहा गया है विद्यालय को, प्रारंभिक विद्यालय को, जिसमें टीचर एक माली है, गार्डनर है, और बच्चे जो है नन्हे नन्हे पौधे हैं। इसलिए यहाँ पर पहला विकल्प सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को इसमें मज़ा आ रहा होगा, और ये थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो सकता है क्योंकि हम जो है इसमें आपको पूरी तरह से डिटेल्ड एक्सप्लेन कर रहे हैं। सो कंटिन्यू रखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकल्प है प्रत्येक व्यक्ति शिक्षण कर सकता है, दूसरा अध्यापकों का अच्छा व्यक्तित्व होता है, तीसरा शिक्षण एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, और चौथा अधिगम सदा शिक्षण पर आधारित होता है। अब देखिए, अन्य विकल्पों को डिस्कार्ड करने के लिए चौथा विकल्प देखिए, अधिगम सदा शिक्षण पर आधारित होता है, ये गलत है। हमेशा पढ़ाया ही नहीं जाता, फॉर्मली टीचिंग नहीं की जाती, कुछ इनफॉर्मल भी होता है। इनफॉर्मल एजुकेशन में भी बच्चा सीखता है, इसलिए ये विकल्प सही नहीं होगा। शिक्षण एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, ये विकल्प सही हो सकता है। अध्यापकों का अच्छा व्यक्तित्व होता है, तो अध्यापकों का व्यक्तित्व अच्छा होना चाहिए, अच्छी बात है। प्रत्येक व्यक्ति शिक्षण कर सकता है, ये कथन गलत है। एक ट्रेंड जो टीचर होगा वही अच्छे से सिखा सकता है। अब दूसरा तीसरा विकल्प देखते हैं। दूसरे में कहा गया अध्यापकों का अच्छा व्यक्तित्व होना चाहिए। अच्छा व्यक्तित्व का यहाँ पर मतलब ये है कि जिसे देख करके बच्चे खुश हो जाएं। तो
इस परीक्षा की दृष्टि से देखें तो इसमें यह कहा गया है कि जो सुंदर हो, हैंडसम हो, इसलिए हम यहाँ पर ये नहीं देखेंगे कि अध्यापकों का अच्छा व्यक्तित्व होता है, ये जरूरी नहीं है। जरूरी है शिक्षण एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, ये सत्य है। और अगर यहाँ पर तीसरा विकल्प नहीं सही होता तो हम दूसरे पर जाते। अगले प्रश्न पर चलते हैं। शिक्षक का अति आवश्यक गुण कौन सा है? विकल्प हैं प्रस्तुति कौशल, दूसरा है विषय वस्तु पर अधिकार, तीसरा भावात्मक गुण और चौथा है विषय वस्तु पर अधिकार एवं प्रस्तुति कौशल। तो देखिए, शिक्षक का अति आवश्यक गुण होगा विषय वस्तु पर अधिकार एवं प्रस्तुति कौशल। विषय वस्तु पर अधिकार हो लेकिन प्रस्तुति कौशल ना हो तो वो भी बेकार है। मतलब प्रेजेंट करने के जो उसके स्टाइल है, अपना मैसेज उसे बच्चे तक कन्वे करना है, तो उसका वे कैसा है, कितने अच्छे तरीके से अपनी बात पहुंचा पा रहा है, बच्चे को समझा पा रहा है, ये भी मायने रखता है। इसलिए विषय वस्तु पर अधिकार भी होना चाहिए और प्रस्तुति कौशल भी अच्छा होना चाहिए। इससे चौथा विकल्प सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। शिक्षण अभिक्षमता का अर्थ है। शिक्षण अभिक्षमता का क्या अर्थ है? विकल्प है सीखने में रुचि रखना, दूसरा है शिक्षण सिद्धांतों का ज्ञान होना, तीसरा है शिक्षण में दक्षता होना और चौथा है सीखने वाले का मनोविज्ञान एवं समूह क्रियाशीलता का ज्ञान होना। तो टीचिंग एप्टीट्यूड का मतलब ये है सीखने वाले का मनोविज्ञान एवं समूह क्रियाशीलता का ज्ञान होना, ये विकल्प सही होगा। अन्य विकल्पों को देखें। सीखने में रुचि रखना, तो सीखना और सिखाना अलग अलग चीज़ें हैं। तो सीखने में रुचि रखना जरूरी नहीं है वो टीचिंग एप्टीट्यूड का उसका मतलब हो, इसलिए ये विकल्प गलत होगा। शिक्षण सिद्धांतों का ज्ञान होना भी जरूरी है टीचिंग एप्टीट्यूड के अंतर्गत, लेकिन उन गुणों का विकास और उसे आप कितना व्यवहारिक कर पा रहे हैं वो भी मायने रखता है, इसलिए इस विकल्प को हम नहीं मान सकते। और शिक्षण में दक्षता होना तो ये जरूरी नहीं है। टीचिंग एप्टीट्यूड का मतलब यहाँ पर सिर्फ आपके अंदर प्रारंभिक गुण है कि नहीं, ये परखा जाता है, इसलिए चौथा विकल्प ही सही होगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो इसे लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आपका लाइक हमें मोटिवेशन देता है और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करने का अवसर देता है, एक तरह से हमें प्रेरित करता है। तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। और आगे चलते हैं। नवोदय विद्यालय स्कीम किस स्थान के प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए है? तो नवोदय विद्यालय जो है ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के लिए है। ग्रामीण क्षेत्र में इसे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से हटा करके बनाया जाता है, ताकि वहाँ ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे जो टैलेंटेड हैं उनको पढ़ाया लिखाया जा सके। अगले प्रश्न पर चलते हैं। एलिमेंट्री एजुकेशन मीन्स क्लासेस। तो प्राथमिक विद्यालय, तो प्राथमिक शिक्षा से अभिप्राय तो आप समझते हैं, पहली से लेकर के 5वीं तक होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, देखिएगा, इसमें आपको मजा आने वाला है। भारत में उच्च शिक्षा के निजीकरण द्वारा निम्न में से कौन सी संभावना सर्वाधिक है? उच्च शिक्षा का निजीकरण ये करना चाहते हैं, प्राइवेटाइजेशन करना चाहते हैं हायर एजुकेशन का, तो उससे किस चीज़ की पॉसिबिलिटी मिलेगी, क्या अच्छाई होगी उसमें? विकल्प हैं गरीब जनता उच्च शिक्षा से वंचित रह सकती है, तो गरीब जनता उच्च शिक्षा से वंचित रह सकती है। दूसरा विकल्प है उच्च शिक्षा की गुणवत्ता गिरेगी, तीसरा है उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा और चौथा सरकार द्वारा बनाई गई शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। देखिए दोस्तों, बीइंग अ टीचर हमें ज़रूरी है कि हम एक पॉजिटिव रुख रखें, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव आंसर ही आपसे चाहता है। तो यहाँ पर पॉजिटिव आंसर एकमात्र ही है ये कि उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। प्राइवेटाइजेशन जहाँ पर हो जाता है तो वहाँ पर जवाबदेही ज़्यादा बन जाती है और वहाँ पर जो निर्णय होते हैं वो तत्काल लिए जा सकते हैं। इस प्रकार से किसी भी चीज़ की, किसी भी सर्विस की वहाँ पर गुणवत्ता बढ़ जाती है। तो उच्च शिक्षा को अगर हम प्राइवेटाइजेशन मतलब उसका प्राइवेटाइजेशन हो जाए तो उसकी गुणवत्ता में सुधार होगा, ऐसा माना जाएगा, इसलिए तीसरा विकल्प सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षा के भूमंडलीकरण के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए चलाया गया सबसे नया कार्यक्रम है। मतलब ये है कि भारत सरकार जो है वो एलिमेंट्री एजुकेशन को ग्लोबलाइज करना चाहती है, मतलब ग्लोबल जो नीड्स हैं, वैश्विक जो आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति के लिए जो सबसे नया प्रोग्राम चलाई है वो क्या है? तो देखिए यहाँ पर ये है सर्व शिक्षा अभियान जो है सबसे नया अभियान है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ये आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 1980 के दशक में चालू किया गया था। तो इस प्रकार से यहाँ पर चौथा विकल्प ही सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। विच टाइप ऑफ कोर्स इज बीएड प्रोग्राम? बीएड किस प्रकार का कोर्स है? तो बीएड जो है वो आपका पूर्व सेवा शिक्षा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर आप अभी सर्विस में नहीं हैं, प्री सर्विस एजुकेशन है, इसके बाद आपको सर्विस मिलेगी, तो ये पूर्व सेवा शिक्षा है। अंतरंग शिक्षा इंसर्सिव एजुकेशन, इसे हम इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि अंतरंग एजुकेशन में अन्य जो शिक्षा होंगी जैसे कि डिग्री कोर्स जो होंगे वो आएंगे। अनौपचारिक शिक्षा वो होती है
जिसे बिना किसी इंस्टीट्यूट के ही और बिना किसी खास नियम के ही कराया जाता है, जैसे अपने माता पिता सीखते हैं, वो एक तरह से अनौपचारिक शिक्षा हुई। तो यहाँ पर जो उचित विकल्प होगा ये होगा पूर्व सेवा शिक्षा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। एनसीटीई किस शिक्षा की देखभाल करती है? तो एनसीटीई जो है, तो एनसीटीई का पहले फुल फॉर्म जान लीजिए। एनसीटीई का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ये है। तो टीचर एजुकेशन से आप समझ सकते हैं कि अध्यापक शिक्षा की देखभाल करती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दूरस्थ शिक्षा से जुड़ा हुआ है? तो दूरस्थ शिक्षा के लिए आप जानते हैं इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय तो ये रेगुलर शिक्षा के लिए है, केंद्रीय विद्यालय भी रेगुलर इसमें क्लासेस चलती हैं, और एनसीईआरटी जो है ये कोई दूरस्थ शिक्षा से ये जुड़ा नहीं है। ये जो है आपके लिए करिकुलम बनाने का, टेक्स्ट बुक बनाने का काम करता है और टीचर्स को ट्रेन करने के लिए गाइडलाइंस बनाता है, एनसीईआरटी को कंट्रोल करता है, ये सब इसके काम है। आप इसे देख भी सकते हैं गूगल करके कि एनसीईआरटी के क्या क्या काम है। यहाँ पर जो तीसरा विकल्प है वो सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सर्वाधिक महत्वपूर्ण अनौपचारिक अध्यापक है? तो अनौपचारिक अध्यापक अभी मैंने आपको बताया कि जिसमें कोई खास नियम नहीं होता, जिसका कोई फिक्स टाइमिंग नहीं होती है, मतलब इसमें औपचारिकता नहीं होती है। तो अनौपचारिक रूप से शिक्षा देने का सबसे माता कहा गया, माता जो है प्रथम गुरु होती है, तो इसलिए अनौपचारिक अध्यापक जो होगा वो माता होगी सबसे प्रमुख। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सामाजिक परिवर्तन का सर्वशक्तिशाली यंत्र है? विकल्प है शक्तिशाली अर्थव्यवस्था, दूसरा विकल्प है रक्षा तंत्र, तीसरा है समर्पित नेतृत्व और चौथा है अच्छी शिक्षा प्रणाली। तो ये आप कोटेशन तो पढ़े ही होंगे कि शिक्षा समाज में परिवर्तन लाती है, शिक्षा से समाज परिवर्तित होता है, उसमें उत्कृष्टता आती है, इसलिए अच्छी शिक्षा प्रणाली जो है सामाजिक परिवर्तन का शक्तिशाली यंत्र है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बीएड प्रोग्राम अध्यापक की किस प्रकार सहायता करता है? विकल्प हैं अच्छे अध्ययन की आदत विकसित करता है, चौथा अच्छी पाठ्यचर्या का विकास करता है, तीसरा है अच्छे लब्धि परीक्षण का विकास करता है और चौथा है अच्छी शिक्षण विधि का विकास करता है। तो बीएड प्रोग्राम जो है वो आपको सिखाता है कि आपको पढ़ाना कैसे है, वो आपकी टीचिंग मेथड और अप्रोच को या कि आपकी टीचिंग स्किल्स को कहिए पूरी तरह से समग्र रूप से आपको परिवर्तित कर देता है वो। तो आपका एटीट्यूड ही एक टीचर की तरह हो जाता है और आपके अंदर वो गुण आ जाते हैं कि आप अपनी बात, अपना मैसेज बच्चे को अच्छी तरह से समझा सकें और उसका कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से बना सकें। तो बीएड प्रोग्राम अध्यापक की सहायता ये करता है कि अच्छी शिक्षण विधि का विकास कर देता है। मतलब ये है उसे पता चल जाता है कि किस विधि से हमें पढ़ाना है। अच्छे अध्ययन की आदत डाल सकता है, तो अच्छे अध्ययन की आदत तो आप बिना बीएड करे भी डाल सकते हैं। अच्छे लब्धि परीक्षण, तो टीचिंग टेस्ट तब होगा जब भैया आप पढ़ाएंगे, और पाठ्यचर्या का विकास करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है, इसलिए चौथा विकल्प ही सही होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप लोगों को इस वीडियो में मज़ा आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक भी कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप क्वालिटी देखकर आपको आया होगा ही कि आपको इस चैनल से जुड़ना चाहिए। तो सभी वीडियोस की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। और दोस्तों इसके साथ ही अपने दोस्तों के बीच भी जो ज़रूरतमंद है उन्हें ज़रूर शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। और कमेंट के माध्यम से हमें यह ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो में जो आप सुधार चाहते हैं अथवा जो भी आपको कमी लगती है, जो भी अच्छाई लगती है, वो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।